अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और नया एपिसोड और एक और नए मेहमान को लेकर आपका मेज़बान मिर्ज़ा सोबान बेग हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में चीन और पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से बनाए जाने वाले एक इक़्तिसादी राहदारी जिसे सी पैक का नाम दिया जाता है, उसके क़याम के बाद पूरे मुल्क में खुशियाँ भी मनाई गई। उस हवाले से बहुत से तज़किये भी लोगों ने दिए, अपनी राय का भी इजहार किया और उसे पाकिस्तान के लिए वो सी पैक किस हद तक मुफीद हो सकता है, इस हवाले से भी बहुत सारे पैगामात भी आए, बहुत सारी बातें भी की गईं। लेकिन जहाँ पे इस सी पैक का क़याम अमल में आया है, यानी गवादर का जो इलाक़ा है, वहाँ के लोग इसे किस तरह से देखते हैं और इस वक्त ख़ुसूसन बलूचिस्तान के हालात क्या हैं और बलूचिस्तान के अफराद सी पैक से क्या तवक्कात लेकर बैठे हुए हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज जिन मेहमान को मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, आपका ताल्लुक़ गवादर से है। आप जमात इस्लामी ज़िला गवादर के नायब अमीर हैं। उसके साथ साथ 2018 के इंतखाबात के लिए आप जमात इस्लामी की जानिब से पार्लिमानी ग्रुप लीडर भी हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सईद बलोच साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सईद साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। सही साहब, सबसे पहले तो हमने बात तो करनी है, गवादर की भी करनी है, बलूचिस्तान के हालात भी हमने जानने हैं और सी पैक का जो मामला है उस हवाले से भी गुफ्तगू करनी है। लेकिन उससे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आपकी जो ज़िंदगी है, जो बचपन है, जो ज़िंदगी का एक पस मंज़र है, एक कहानी है, अगर हम मुख्तसरन जानना चाहें कि आया गवादर से ही शुरू से ताल्लुक़ था या कहीं से हिजरत करके आया और तालीमी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से ग्वादर में हूँ और हम कोई जिद्दी पुश्ती मतलब ग्वादर के रिहायशी हैं बुनियादी तौर पर, और मेरे वालिदैन भी ग्वादर के। और इसके अलावा ग्वादर में मैंने बुनियादी तालीम ग्वादर में हासिल की मैट्रिक में, और 8वीं क्लास से ही इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्तगी रही और जमीयत का रफ़ीक रुकन रहा। फिर मकरान डिवीज़न की ज़िम्मेदारी, ज़िला ग्वादर की ज़िम्मेदारी रही, फिर मकरान डिवीज़न की, और फिर इस्लामी जमीयत तलबा बलूचिस्तान की मोतमद सूबा की ज़िम्मेदारी रही। उसके बाद जमात का रुकन बना 1996 में, और फिर इसी तरह ग्वादर शुरू से ग्वादर में रह रहे हैं और ग्वादर जमात इस्लामी से मुंसलिक। तो ये जमात इस्लामी की जानिब आना यानी सियासत की जानिब आना, तो ये ज़ाती शौक़ था या वो इस्लामी जमीयत तलबा, क्योंकि जमात इस्लामी की तलबा तंजीम है तो उससे जुड़े तो बस चलते ही चलेगा? ये दो उसके वजूहत हैं। एक तो मैं शुरू से जब इस्लामी जमीयत तलबा में कारकुन बना 8वीं क्लास से, और दूसरा मेरे वालिद साहब भी जमात के रुकन, और मेरे मामू जो अल्लाह बख्श जौहर साहब थे जी, तो वो जमात इस्लामी ज़िला ग्वादर के पहले रुकन रहे हैं। पहले रुकन वो थे जी, 1970 में वो जमात इस्लामी के पहले रुकन रहे, और 70 के इलेक्शन में वो कैंडिडेट भी रहे जमात इस्लामी की जानिब से सूबाई असम्बली के। तो आपका ख़ानदानी एक बैकग्राउंड जमात इस्लामी के साथ मुंसलिक था। अगर मैं ये जानना चाहूँ सईद बलोच साहब कि दीगर भी सियासी जमातें हैं और बहुत सारी मजहबी जमातें भी मुल्क के अंदर काम कर रही हैं, तो एक इंसान की अपनी भी एक सोच होती है। आपने ऐसा क्या देखा, किसी और का भी इंतखाब कर सकते थे, या वो होता है कि जी वालिदैन एक सड़क पर चल रहे हैं, एक राह पर चल रहे हैं तो वो उसी राह का इंतखाब कर लिया, या कोई आपके सामने भी कोई कॉज था, कोई नज़रिया था, कोई ऐसी मुनफरिद चीज़ थी जिसे देख के जमात इस्लामी ज्वाइन की? बुनियादी वजह उस वक्त जब हमने इस्लामी जमीयत तलबा ज्वाइन किया तो उस वक्त सोवियत यूनियन, रूस नवाज़ जो हमारे यहाँ तलबा तंजीमें थी जी, सुर्खे जिनको हम कहते थे, बलोच कौम परस्त तंजीमें, तो उनके साथ हमारा नज़रियाती बुनियादी तौर पर नज़रियाती इख्तलाफ और कौम परस्ताना सियासत से हलग तलग और मजहबी रुझान ख़ानदानी तौर पर हम रखते थे। तो उसकी वजह से इस्लामी जमीयत तलबा हमारे लिए बेहतरीन एक प्लेटफार्म था, जिन्होंने हमें फिर उस वक्त जो नज़रियाती सियासत होती थी तलबा में, सोशलिज़म और कम्युनिज़म के मुकाबले में इस्लामी जमीयत तलबा ने हमें बेहतरीन उस हवाले से मवाद दिया, और कौम परस्ताना प्लस सोशलिज़म और कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ एक बेहतरीन प्लेटफार्म और बेहतरीन नज़रियाती मवाद हमें इस्लामी जमीयत तलबा से मिल सका। और उस वक्त दूसरा ऐसा कोई मुतबादिल प्लेटफार्म नहीं था कि जो सोशलिज़म और कम्युनिज़म के मुकाबले में और बलूच कौम परस्ताना सियासत के मुकाबले में
जो हमें मिल सके, तो इसलिए आपने उसका इंतखाब किया। इस्लामी जमात तलबा। ये बताइएगा कि ये जो आपने कौम परस्ती की बात की कि बलोच कौम परस्ती, तो किसी न किसी शक्ल के अंदर हम देखते हैं, सिर्फ बलूचिस्तान की मैं बात नहीं करता, आप पंजाब, सिंध या वो KP के हो या कराची हो या बलूचिस्तान हो, हर जगह ये कौम परस्ती का अंसर कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो आया इसके पीछे क्या वजह देखते हैं कि ये क्या चीज़ है जिसके बायस लोग कौम परस्ती के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं? इसमें कोई हुकूमत की नाअहली देखते हैं, और ख़ुसूसन बलूचिस्तान की, क्योंकि हमने बात भी करनी है, और बलूचिस्तान में जो एक आज़ादी और एक अलहदगी की, आज़ादी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और तमाम ही तबक़ात अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आज़ाद हैं, किसी के ऊपर कोई जबर नहीं किया जाता, लेकिन अलहदगी पसंद जो अफराद मौजूद हैं, इनमें इनके जो पनपने की वजूहत हैं वो क्या देखते हैं आप? इनके पनपने की मुख्तलिफ रीज़न है जी। उनमें एक तो ख़ुद गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, जिनमें वो इलाका बलूचिस्तान ख़ुसूसन और बलोच बेल्टोस में, बलूचिस्तान में चूँकि दो तीन एरियाज़ हैं, उनमें फ़ख्तून बेल्ट पर भी बेहतर है तालीमी हवाले से और बुनियादी शहरी सहूलतों की फराहमी के हवाले से। इसी तरह एक जो बलोच बेल्ट है, बलूचिस्तान का बलोच एरिया, तो उसमें बेहनता पसमानदगी है और बेहनता तालीमी हवाले से पसमानदगी है। उस वजह से जो फिर इन्हीं महरूमियों को लेकर एहसास बलोचों में एहसासी महरूमी पैदा की गई, जो बलोच कौम परस्तों ने की, बलोच कौम परस्त तंजीमों ने और बलोच सियासतदानों ने इसी महरूमी को लेकर वफाक के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रुझानात परवान चढ़ाए। बाकी उसमें मतलब ये बुनियादी अंसर गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियाँ के उस इलाके को नज़रअंदाज किया गया और उनके हुकूक के जो मामलात हैं। इस वक्त अगर मैं ये जानना चाहूँ कि तालीम का मौजूदा वक्तों में क्या सूरत हाल है गवादर में और पूरे बलूचिस्तान की, अगर हम जानना चाहें तो इसमें आया कुछ लोगों को, बच्चों को तालीम के मौक़े देने के लिए और तालीमी इदारों में कोई इजाफ़ा किया गया है, कोई बेहतरी आई है या वही सिलसिला बरकरार है? वही तकरीबन वही सिलसिला बरकरार है। हालिया गुज़श्ता 15 सालों में कुछ सड़कों की हालत सिर्फ बेहतर हुई है, बाकी सूरत हाल तकरीबन वही है। जैसे मैं ये कहूँ कि पूरे पाकिस्तान का 45% रकबा वो बलूचिस्तान है, और 45% रकबा एक सूबे का, और एक सूबे में एक यूनिवर्सिटी है, क्वेटा में है, इसी तरह एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसी तरह एक मेडिकल कॉलेज है पूरे सूबे में। तो एक इतने बड़े फैले हुए रकबे पे एक तालीमी इदारा तो बहुत कम है। मरकज़ी तालीमी इदारा है जो एक सूबे के एक कोने पे है, और हम कोई बैठे हैं तकरीबन कोई 850 या 900 किलोमीटर के फासले पे ग्वादर से क्वेटा 850 किलोमीटर का फासला है। और अभी जो सड़कें बनी हैं तो उसमें 10-12 घंटे लगते हैं ग्वादर से क्वेटा, जबकि इससे पहले 30 से 36 घंटे लगते थे ग्वादर से क्वेटा। ये गुज़श्ता 2 सालों से ग्वादर से क्वेटा का सड़क बना है, कुछ कम हो गया है सड़क बनने के बाद। ये जो सेहत के जो मामलात हैं, इसमें जो सरकारी अस्पताल वगैरह हैं, इनकी क्या तादाद है, इसकी क्या सूरत हाल है? इसका मैं बता दूं कि बलूचिस्तान, इस सेहत के हवाले से मैं कह दूं कि बलूचिस्तान का पसमानदा तरीन इलाका मकरान डिवीज़न है, जो 3 ज़िलों पे मुश्तमिल है, ज़िला ग्वादर, ज़िला तुर्बत और ज़िला पंजगूर। तो उसमें सबसे पसमानदा तरीन ज़िला या डिवीज़न मकरान डिवीज़न ये कहलाता है। ग्वादर में आप यूँ समझें कि अगर कोई एबनॉर्मल डिलीवरी हो किसी खातून की तो वो उसे कराची लाना पड़ता है। कितने घंटे का सफ़र है ये? और ये कोई बस से कोई 9-10 घंटे उसमें लगते हैं, और खुदा न खास्ता किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं कि रास्ते में फौतगियाँ हुई हैं और वापस फिर ज़िंदा सलामत आए थे और रास्ते फिर वापस लाश की सूरत में घर जाना पड़ा। तो ये मामलात भी खासे बिगड़े हुए हैं। सेहत के हवाले से कोई ऐसी सहूलियात नहीं है और सिर्फ दावे हैं हुकूमत। अच्छा सईद बलूच साहब, ये बताइएगा कि इसमें
आया वफाकी हुकूमत को आप कसूरवार समझते हैं या बलूचिस्तान के जो अफराद हैं या बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है, क्योंकि उनके पास भी मैंडेट है, उन्हें लोगों ने वोट दिया है, वसाइल उनके पास होते हैं, तो फिर कसूरवार किसे समझा जाता है और आपकी नज़र में गलती किसकी है? इसमें दोनों कसूरवार हैं, सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत दोनों कसूरवार हैं। इवन के या वो मुक़्तदर क़ुव्वतें जो बलूचिस्तान के हवाले से अहम फैसले करते हैं, सब कसूरवार हैं उसमें कि बलूचिस्तान में जितने वसाइल दिए जा रहे हैं, आया वो वसाइल खर्च किए जा रहे हैं वफाक की तरफ से या सूबाई हुकूमत की तरफ से। तो इस तरह के मतलब ज़िला ग्वादर है जी, तो वहाँ पे बुनियादी शहरी सहूलतें नहीं हैं, वहाँ पे पीने को पानी नहीं है। अभी सबसे खोर इशू ज़िला ग्वादर का वो पीने के पानी का है। तो पीने का पानी अभी जो डैम है, छोटा सा डैम है, वहाँ पे अगर वहाँ पे एक साल बारिश ना हो तो काट पड़ जाती है। तो अभी इस वक्त ज़िला ग्वादर में सबसे बड़ा इशू पानी का है, पीने का पानी मुयसर नहीं है लोगों को। ये एक बड़ी मुनफरिद और अजीब सी चीज़ है कि ग्वादर भी समंदर किनारे है और कराची भी समंदर किनारे है। अब तो बड़ी दुनिया ने तरक्की कर ली है और जिद्दत आ गई है कि आरओ प्लांट के ज़रिए पानी को साफ़ किया जा सकता है, लेकिन कराची में भी पानी का बड़ा फुकदान है और यही सूरत हाल जिस तरह आपने बताया मैं ग्वादर में भी देखने में आती है। ग्वादर की बात हो रही थी, तो सईद बलूच साहब ये बताइएगा कि इस वक्त चूँकि एक सी पैक एक बड़ी एक उम्मीद की किरण बन के आया है पाकिस्तानियों के लिए और हमें यही लगता है कि बलूचिस्तान के लोगों को यकीनन उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। सी पैक को आप किस नज़र से देखते हैं? सी पैक एक बहुत बड़ा मनसूबा है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि वस्त एशिया की रियासतें और सबसे बढ़कर चाइना को उससे बहुत बड़ी मुआशी इस्तेहकाम मिलेगा। मतलब माहिरीन ये कहते हैं कि इससे सी पैक के मनसूबे से पाकिस्तान की मईशत उठेगी और ICU से निकलकर आम ज़िंदगी में आ जाएगी, मामूल के मुताबिक आ जाएगी इंशाल्लाह। तो सी पैक एक बहुत बड़ा मंसूबा है, लोग उसे वेलकम कहते हैं। मकामी जो रिहायशी हैं बलूचिस्तान के या ज़िला ग्वादर के, ज़िला ग्वादर सी पैक का मरकज़ है जी, और ज़िला ग्वादर की वजह से, ग्वादर पोर्ट की वजह से सी पैक का मरकज़ ग्वादर शहर है, ग्वादर पोर्ट है, ठीक है। लेकिन ज़िला ग्वादर के लोग या बलूचिस्तान के मजमूई अवाम, बलूच अवाम, वो सी पैक का खैर मक़दम करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि सी पैक की वजह से जहाँ पाकिस्तान और आधी दुनिया की मईशत, आधी दुनिया की आबादी की मईशत उठेगी जी, तो वहाँ उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो ज़िला ग्वादर जो सी पैक का मरकज़ है ग्वादर पोर्ट की वजह से जी, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ज़िला ग्वादर के रिहायशियों को मिलना चाहिए। जो पूरा ज़िला तकरीबन 5 लाख की आबादी, 5 लाख की आबादी का मुतमईन करना, उनको रोज़गार देना, उनके माशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, और सबसे बढ़कर जो ज़िला ग्वादर की आबादी है उसकी 80% आबादी का ज़रिया माश माहीगीरी है, ठीक है। माहीगीरी को परवान चढ़ाना, माहीगीरों की मईशत को जो उनका ज़रिया माश है उनकी हिफाजत करना। इस वक्त वहाँ पे गैर कानूनी और ममनुआ जो जाल इस्तेमाल होता है, इस्लामाबाद में बैठ के जो डीप सी पोर्ट में फ़िशिंग के जो लाइसेंस जारी होते हैं जी, उससे समंदरी हयातियात की नस्ल कुशी हो रही है। अच्छा, ये जो जाल जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके नतीजे में वो ममनुआ जाल होता है जिससे समंदर में छोटे से छोटी मछली वो उनके जाल में फंस जाता है और वो जदीद आलात के ज़रिए से समंदरी हयात की नस्ल कुशी करते हैं, और जिससे जो छोटे माहीगीर हैं और उनका एक डीप सी पोर्ट की फ़िशिंग के लिए उनको लाइसेंस जारी होता है, लेकिन वो छोटे माहीगीरों की जो फ़िशिंग के हदूद हैं उनमें आकर वो फ़िशिंग करते हैं, जिससे जो मकामी माहीगीर हैं उनकी ज़रिया माश बहुत ज़्यादा मुतासर है। बाकी मजमूई तौर पर लोग सी पैक और इस पूरे तरक्याती अमल का खैर मक़दम करते हैं और चाहते हैं कि तरक्की का ये अमल जारी रहे। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जहाँ मुल्क को, रियासत को
12 आने मिल रहे हैं, वहाँ 4 आने मकामी आबादी को भी मिलने चाहिए। बिल्कुल, ये 4 आने तक ही रहेगा या आगे चल के इसमें कुछ इंक्रीज भी हो सकता है? तो ये हो सकता है, मतलब अब 5 ज़िला ग्वादर की 5 लाख की आबादी, जहाँ पाकिस्तान के 20 करोड़ को फ़ायदा होगा, वहाँ 5 लाख को होना चाहिए। जिसका घर हो उसको तो कुछ ज़्यादा होना चाहिए, उनका तो हक भी बनता है। ये जो आपने फ़िशिंग के हवाले से जो बात की है, तो इस हवाले से कोई सरकारी सतह के ऊपर किसी की नॉलेज में लाना या इस हवाले से कोई अमली तौर पे कोई काम किया गया इसको रुकवाने के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक गरीब मछेरा जो एक मामूली सी कश्ती में जाता है और शिकार करता है, उसके हक़ पे और उसके माल पे कोई और पहले से आता है और वो बड़े शिप्स ला के सारी मछलियाँ समेट के ले जाता है, तो यकीनन वो मुतासर होगा। तो अमली बुनियादों पर इस मामले को रोकने के लिए कुछ किया गया अभी तक? इसमें अमली तौर पर जो इदारे हैं, महकमा फ़िशरीज़ है जी, और मेरीन टाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, उस हवाले से इनकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है। इक्का दुक्का कभी कभार कोई ममनुआ कश्ती या गैर मुल्की कश्ती, भारतीय कश्ती या ईरानी कश्ती पकड़ते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर भी ट्रालर माफिया जो कहलाता है, जो ये ममनुआ जाल इस्तेमाल करते हैं और मकामी माहीरों के उस पे नाने शबीना पे शबकोन मारते हैं, तो ये मकामी भी इनमें शामिल हैं। पाकिस्तान के मकामी फ़िश ट्रालर वो भी इसमें शामिल होते हैं। और इसके माहीर बचाव इसके लिए मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सराजुल हक साहब ने 1 मई मज़दूर डे ज़िला ग्वादर के माहीरों के दरमियान उन्होंने गुजारा है, और 1 मई को उन्होंने ग्वादर में माहीरों के इज्तिमा से खिताब करते हुए माहीर बचाओ तहरीक पूरे बलूचिस्तान में और सिंध और बलूचिस्तान के माहीरों में माहीर बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पे इंशाअल्लाह माहीरों को उस तहरीक में हम जम करेंगे, माहीर बचाओ तहरीक शुरू करेंगे और समंदरी हयात की और समंदरी हयातियात की नस्ल कुशी के लिए नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ माहीरों को मुनज़्ज़म करेंगे और गवर्नमेंट पे और मुतल्लिका रियासती इदारों पे दबाव देंगे कि वो माहीरों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करें। देखने में ये आया है कि जमात इस्लामी तहरीकें तो बहुत चलाती है, लेकिन अमली बुनियादों पे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो आया ये सिर्फ सियासत की हद तक होगा या बाकायदा तौर पे और पूरी कंसंट्रेशन के साथ मामले को हल करने के लिए आखिरी हद तक आप लोग जाएंगे? इंशाल्लाह इसमें हम भरपूर तरीके से तहरीक चलाएँगे। मुतल्लिका रियासती इदारों के जो दफातर हैं या के जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान हैं, उनका घेराव किया जाएगा इंशाल्लाह। और माहीर जो तबका है ज़िला ग्वादर के खुसूसन जो साहिली बेल्ट है, तकरीबन 750 किलोमीटर है सिर्फ बलूचिस्तान का साहिली बेल्ट, तो उसके तमाम माहीर आबादी उरमाड़ा से लेकर जीवनी तक इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक में हम उनको मुनज़्ज़म करेंगे। उनकी बाकायदा मेंबरशिप पाम होगी और हर माहीर से हम वो फिल करेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह बड़ी ईद के बाद पूरे माहीर जो साहिली पट्टी है उरमाड़ा से लेकर जीवनी तक तमाम माहीरों का एक बहुत बड़ा माहीर कन्वेंशन रखेंगे और अमली इंशाल्लाह इक़दामात अमली बुनियादों पर इक़दामात किए जाएंगे। ये बताइएगा कि आप पार्लिमानी ग्रुप लीडर भी हैं जमात इस्लामी की जानिब से, 2018 के इंतखाबात में आपने हिस्सा भी लेना है। पहला सवाल तो ये कि क्या देख रहे हैं 2018 के इंतखाबात में, आपको अपनी कोई कामयाबी नज़र आ रही है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ग्वादर के लोगों से? मैं इंशाल्लाह मुकम्मल पुरएतमाद हूँ ज़िला ग्वादर के अवाम से, क्योंकि गुज़श्ता 3 से 4 टर्म्स जो गुज़रे हैं उनमें ज़िला ग्वादर में कौम परस्त पार्टियाँ वो BNP मैगल की सूरत में या नेशनल पार्टी की सूरत में वो बरसरे इक़्तिदार रही हैं और अब भी हैं। ये हमारा MP है या MNA इन्हीं मुताल्लिका कौम परस्त पार्टियों से हैं। तो यहाँ उनकी कारकर्दगी आवाम के सामने इस वक्त जो पानी का बहुत बड़ा बहरान आया हुआ है ज़िला ग्वादर में, ये चौथा बहरान है। ये चौथा बहरान है कि पूरे ग्वादर का पानी बंद है
और लोग प्यासे हैं और लोगों को पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ वो सह रहे हैं। तो ये चारों क्राइसिस जो आए हैं ज़िला ग्वादर में पानी का, वो मुतल्लिका कौम परस्तों के अदवार ही में हैं आए हैं। तो अब मुतबादिल क़यादत ज़िला ग्वादर के अवाम के लिए जमात इस्लामी के सिवा कोई नहीं है। जमात इस्लामी के सिवा ज़िला ग्वादर के अवाम के पास और कोई चॉइस नहीं है कि वो मुतबादिल क़यादत लाएँ। ये बताइएगा कि अगर लोग आपको वोट देते हैं और आप कामयाब होते हैं तो आपके पास क्या प्लान्स मौजूद हैं, या एक जो मंशूर होता है उसके बुनियादी नुकात क्या हैं कि अगर आप ताकत में आते हैं, इख्तियार आपको मिलता है, तो आप ग्वादर के लोगों को क्या दे सकते हैं? ज़िला ग्वादर का सबसे बड़ा मसला जो बुनियादी मसाइल का है, पानी और बिजली का। हमारे यहाँ 250 बॉर्डर है ईरान से, ग्वादर से 1.25 घंटे के फासले पे ईरान, जो ज़िला ग्वादर को बिजली देने के लिए उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन अपने बॉर्डर तक लाया है जी। और 1.25 घंटे का फासला है ग्वादर से ईरान तक, उस ट्रांसमिशन लाइन तक। वो 250 बॉर्डर, ईरान का जो 250 बॉर्डर कहलाता है, वहाँ से ग्वादर तक पानी बिजली लाना 1.5 अरब का सिर्फ मंसूबा है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हमें अवाम ने मौका दिया अपनी खिदमत का, तो बिजली का ये मंसूबा इंशाअल्लाह हम मुकम्मल करेंगे और मुस्तकिल बुनियादों पे ग्वादर की बिजली का मसला हल हो जाएगा। और ग्वादर में पीने के पानी का मसला है। मीरानी डैम जो मुशर्रफ दौर में बनाई गई है वो मुकम्मल है, तो वहाँ से 180 किलोमीटर के फासले पर ग्वादर से मीरानी डैम पानी का मसला, वो मुस्तकिल बुनियादों पे ज़िला ग्वादर का पानी का मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो जो बुनियादी ये मसाइल हैं, और रोज़गार का, माहीगीर मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, तो और बुनियादी सेहत के मसाइल के वहीं पे ग्वादर शहर के अंदर जुमला बुनियादी सेहत के तमाम मसाइल और तालीमी मसाइल, इन तमाम मसाइल को हल करना इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझूँगा। बिल्कुल, ये जो आपने दो खुसूसन पानी और बिजली, ये हर जगह हमें इसके बड़े मसाइल दिख रहे हैं, लेकिन आपका प्लान खासा वादे है, तो यकीनन कि आप एक अच्छी पॉलिसी लेकर आएंगे। बस सईद बलोच साहब, प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की जानिब है। ग्वादर के लोग आपको देख रहे होंगे, आप अगर उन्हें कोई पैगाम देना चाहें, या लोग आपको वोट क्यों दें, जमात इस्लामी का क्या ऐसा खासा है, जमात इस्लामी को की जानिब लोग क्यों आए, अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं, हमारा कैमरा आपके लिए हाजिर है। मैं ज़िला ग्वादर के अवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त ज़िला ग्वादर के अवाम जो सीपैक और दूसरे मेगा मंसूबों के मुतल्लिक जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात महसूस करते हैं, जो एक खौफ महसूस करते हैं, जमात इस्लामी के आने से पूरा मुल्क भर की एक मुल्की सतह का एक मुनज़्ज़म सियासी जमात उनके बुनियादी हकूक़ की पासदारी करेगा और उनका इंशाअल्लाह पुश्तिबानी करेगा। जमात इस्लामी का मुखलिस क़यादत मोहतरम सिराजुल हक साहब की क़यादत में हम ज़िला ग्वादर के माहीगीरों के मफादात की इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और ख़ुसूसन ग्वादर और बलूचिस्तान के हालात और मामला से हमें आगाह करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ राय स्पेशल का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की और रब की रज़ा हुई तो फिर किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।